नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाई। दुनिया इधर से उधर हो सकती है पर हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। कुछ ही दिन हुए हमने एनटीपीसी के लिए यूट्यूब पे सीरीज अनाउंस की कि डेली एग्जाम पेपर कराएंगे मॉक टेस्ट। और देखो आज हम 7वां मॉक टेस्ट करने वाले हैं। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वीडियो मेरे प्यारे भाई बिल्कुल डायमंड मोती अमृत की तरह है आपके लिए। बिल्कुल देख डालिए। एग्जाम की डेट बस आती होगी, एग्जाम डेट आने से पहले आप जो है अपने आप को बूस्ट करिए। एक एक सैंपल पेपर आपको देखना है, बिल्कुल मॉक ऐसा एकदम रियल एग्जाम की फीलिंग जैसा। 7वां मॉक टेस्ट हम आज करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और धीरे धीरे करके हम 10 मॉक टेस्ट कराएंगे, एडवांस मैथ की क्लास भी लगाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल को पढ़ाया, एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी के लिए भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और गारंटी है 100% यहां से सवाल फंसेगा, क्योंकि हमने रेलवे के जो लेटेस्ट पेपर है उनके क्वेश्चंस को, रेलवे के ऑलरेडी पीवाईक्यू को, एनटीपीसी के पीवाईक्यू को और एसएससी के भी लेटेस्ट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। सभी मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे यहां पे एग्जाम पेपर का लिंक डाला हुआ है, उसके नीचे उसकी पीडीएफ डली हुई है। बिल्कुल एग्जाम में जैसे 30 सवाल आएंगे मैं वैसे ही करवा रहा हूं। इसमें अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन है, स्टैटिक्स भी है, डीआई भी है बच्चों। ठीक है। और ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं आप एनटीपीसी के हमारी एप्लीकेशन पर फ्री में लगा सकते हैं। एप्लीकेशन पर अगर आप जाओगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो रेलवे एनटीपीसी के लिए अलग कैटेगरी बनी हुई है आरआरबी एनटीपीसी की। और प्रीवियस ईयर का जो 2022 में आप 21 में एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसके यहां पे सारे के सारे टेस्ट अपलोडेड हैं। और ये नए टेस्ट, ये तो प्रीवियस ईयर के तो फ्री हैं, नए टेस्ट भी आपको इस एप्लीकेशन पर 99 में मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के लगा लिए, अब वो सोच रहा है कि मैं नए टेस्ट कहां से लगाऊंगा, क्योंकि ये पेपर में तो अभी टाइम है, तो 99 रुपीज में हमारी इस एप्लीकेशन पर सारे न्यू मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन पहले मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर ही लगाएं जो फ्री में अपलोड है। ठीक है बच्चों, अब कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करना। आपको हमारा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है? कंसिस्टेंट, डेली के डेली टक से 10 बजे वीडियो, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये वीडियो आपके पास आएगी मेरे प्यारे भाई। अगर इतने कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो जाए ना, मेहनत करने लगे, देश के हर नागरिक मेहनत करने लगे, तो हम भी जो है कहां से कहां पहुंच जाएं। लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बिठाए बिठाए रिजल्ट लेना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। हम आज भी मेहनत करते हैं, आगे भी करेंगे, आपको भी करनी चाहिए। पहला सवाल है प्रॉफिट लॉस का, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ सॉल्व करना। शशि सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 5,000 ईच विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। शशि 5,000 रुपए प्रत्येक आएगा भाई। शशि 5,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 वस्तु बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। अगर एक वस्तु 30% लॉस पर बेची गई है, तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई बताना है। देखो मेरे भाई, शशि ने 2 आर्टिकल बेचे हैं, दोनों ही 5,000 रुपए में बेचे हैं, 5,000 रुपीज ईच। इसका मतलब यह है शशि ने 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम दाम पर बेचा है। अच्छा, एक वस्तु पे 30% का लॉस हुआ, 30% का लॉस मतलब 30% की फ्रैक्शन हुई 3/10। यानी कि अगर पहली वस्तु 10 रुपए की है तो 7 में बेची, 10 का सामान 7 में बिका। अब एक बात बताओ, 3 का लॉस हुआ मेरे भाई, 3 का लॉस हुआ। एक बात समझना, अगर यहां पर पहली वस्तु 7 में बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 7 में बिकेगी, कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इस 5,000 से आपको कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि दोनों को सेम दाम पर बेचा है। अच्छा, दोनों को बेचने से ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अगर आपको पहली वस्तु पे 3 का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब दूसरी वस्तु पे आपको 3 का प्रॉफिट हुआ होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान 7 में बिका मेरे प्यार में, यानी कि दूसरी वस्तु का सीपी कितना होगा? 4। 4 रुपए के सामान पे 3 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 7 में बिकेगा। पूछा दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई, तो दूसरी वस्तु का सीपी 4 है, 4 पे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो 1/4 25%, 3/4 75%। तो दूसरी वस्तु को 75% लाभ पर बेचा गया है। और आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। गजब सवाल है बच्चों ये, ठीक है ना?
एक पे 3 का लॉस है, दूसरे पे अगर 3 का प्रॉफिट हो जाएगा तो दोनों समान पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आइए, 5 के बराबर टेन थीटा, 5 बटे के बराबर सेक थीटा। तो आपसे पूछा है 10 के स्क्वायर माइनस, अच्छा 10 ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 बटे के स्क्वायर की वैल्यू। भाई कैसे आएगा, दोनों का स्क्वायर करके घटाओ। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर घट के घटाते हैं तभी तो आएगा। 5 के का स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस 5 बटे के का स्क्वायर यानी कि 25 बटे के स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमने इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दिया। दुनिया ये जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ये है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आगे बच्चे। अब 25 यहां भी है मेरे भाई, ये देखो ना, और 25 यहां भी है। 25 कॉमन लेके राइट साइड में चला जाएगा तो के स्क्वायर माइनस 1 बटा के स्क्वायर बराबर आ गया जी 25 जाएगा माइनस का 1 बटे 25। हमसे पूछा है 10 टाइम्स, तो इसका 10 गुना करना है। इसका 10 गुना करेंगे तो माइनस का 10 बटे 25 आएगा, जो आपका होगा मेरे प्यारे 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25 माइनस का 2 बटे 5। यह आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, इतना आसान था कि दिमाग में ही हो सकता था, लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे चलेंगे। सवाल तीसरा ये अलजेब्रा का है। यदि x की पावर 4 माइनस 142 एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब तभी निकलेगा जब आपके पास x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू होगी। जब तक x प्लस 1 बटे एक्स नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन सवाल में ये दिया है मेरे भाई, x की पावर 4 माइनस 142 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर है, ये x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का भी एक्स स्क्वायर है। तो आप दोनों तरफ क्या करो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो हमेशा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है। तो आप यहां x की पावर 4 को अगर एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, ये 1 है प्लस 1, 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बटे एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा मेरे भाई, ये क्या है, ये माइनस 142 एक्स स्क्वायर है। इसको एक्स स्क्वायर से भाग देंगे माइनस 142, माइनस 142 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे माइनस 142, जो राइट साइड में चला जाएगा बराबर 142। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक स्टेप दिमाग में करना। अब हमें पावर 2 से पावर 1 में जाना है, प्लस से प्लस में। अगर हमें प्लस से प्लस में जाना है, पावर 2 से पावर 1 में, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 142 में 2 जोड़ो 144, 144 का अंडर रूट 12, तो ये x प्लस 1 बटे एक्स आ गया 12। हमें प्लस से x प्लस 1 बटे एक्स से एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब जाना है पावर 3 में, पावर 1 से पावर 3 में जाना है। फॉर्मूला जानते हैं, अगर x प्लस 1 बटा एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब आएगा के क्यूब माइनस 3 के क्यूब माइनस 3 के, ये आएगा मेरे भाई। 12 का क्यूब 1728 माइनस 12 तिया 36, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। एंड में आएगा 2, 2 तो सभी में 2, 12 में से 3 गया 9, 1692, 1692 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1728 से छोटा आएगा। बेसिक सवाल है, लेकिन सवाल तभी होगा जब फॉर्मूला याद होंगे। आइए सवाल नंबर है 4, दिल्ली पुलिस एमटीएस का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है, वह 10 दिन के लिए काम करता है। फिर बी जो है अकेले बचे काम को 42 दिन में करता है, बचे काम को। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यह आपसे पूछा है मेरे भाई। अब सुनो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा ये सवाल सॉल्व, मुझे बताओ। देखो भाई, एक बात सुनना आप लोग, जब भी ऐसे सवाल आए हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, रिमेनिंग वर्क, बचे काम पे ध्यान दो। आप हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे, बचे काम पे ध्यान दो, शेष काम पे। आप एक बात बताओ, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है पूरा, ए ने 10 दिन तक काम किया, 80 दिन में काम कर सकता है, 10 दिन तक काम किया, तो ए के 70 दिन का काम बाकी है, ए के 70 दिन का काम बाकी है। 10 दिन बाद ए चला गया,
बी ने बचे काम को 42 दिन में किया, बी ने बचे काम को 42 दिन में किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं जिस काम को ए 70 दिन में करता, जिस काम को ए 70 दिन में करता वो काम बी ने 42 दिन में किया। तो ए और बी के टाइम का रेशियो क्या है? 14 पंजे 70, 14 तिया 42। टाइम का रेशियो 5:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:5। तो ए और बी की यहां पर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो उल्टा होगा मेरे भाई 3:5। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बस सवाल सॉल्व। बोला दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? ए की एफिशिएंसी 3 है, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 80 दिन में करता है, तो 80 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 80, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे 3 × 5 8 एफिशिएंसी के साथ बटे 8, यानी कि 8 से 80 10 बार चला जाएगा 30 दिन में। तो ए और बी दोनों लोग मिलकर बेचारे इस काम को 30 डेज में कर लेंगे, और ये मेरा आंसर है सी ऑप्शन। ये बेस्ट मेथड है, हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो कभी भी ऐसा सवाल आए। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो हमें ये करना है, बच्चों को लगेगा कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल आया, एक्चुअली में ये सवाल कैलकुलेशन वाला है ही नहीं। 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13, नीचे कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है, ये देखिए 8 इंटू 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, 8 है 2 का क्यूब इंटू 0.39 का क्यूब, तो 39 दूनी 78। ये जो है मेरे प्यार भी, अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस भी अंदर ले लो, आप माइनस भी अंदर ले लो, तो 39 दूनी 78, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये माइनस 0.78 का होल क्यूब है, माइनस 0.78 का होल क्यूब। आप यहां पे माइनस भी अंदर ले लीजिए मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है ना। माइनस भी, माइनस का क्यूब माइनस होता है ना, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 × 0.39 0.78 हो गया। अब आपको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कौन से पता है कि भाई अगर 3 संख्याओं का सम 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0, एलजेब्रा का बहुत फेमस सवाल है ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का नहीं, एलजेब्रा का है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है बच्चों 3abc के। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे ये abc है, यहां डाटा ऐसा सेट है कि इन तीनों का सम 0 हो रहा है। देखो जरा जोड़ के 0 हो रहा है कि नहीं। 37, 0.37 और 0.41, 0.78, इन दोनों को जोड़ो 0.78, 0.78 में माइनस 0.78 जोड़ेंगे 0, 0.37, 0.41 और माइनस 0.78, तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, यानी कि और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो देखो ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13, ऊपर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नीचे बहुत कुछ हो जाएगा। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहां a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3abc, यानी कि 3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू माइनस का 0.78, सी की जगह माइनस 0.78 है, तो माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, तो आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला आंसर आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर इन दोनों में से होगा। अब देखते हैं ऊपर कितने डेसिमल है, 2 4 6, यहां नीचे भी 2 4 6, तो डेसिमल हटाओ, पर नीचे भी डेसिमल के बाद 6 अंक है, और ऊपर भी मेरे दोस्तों 2 2 4 6, ऊपर भी 6 अंक है, तो हटाइए भैया। 37 दूनी 74, 41 तिया 123, अब 13 तिया 39 दूनी 78 से 78 कटेगा, यानी कि ये बच गया माइनस, ये माइनस बच जाएगा ना, -1/3, नीचे 3 बच गया, ये आंसर है पहला आंसर करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है ना। 13 बढ़िया सवाल था मेरे प्यार में, मजेदार। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6। किसी सर्कल की जीवा ए बी और सी डी बाहर पी पर काटती है, सर्कल के बाहर, ये आपको दिया है, तो मैं देखो सवाल पढ़ते ही समझ गया, ये सीकेंड थ्योरम पर बेस्ड सवाल है। जैसे आपके सामने सर्कल है, अब सर्कल की 2 जीवाएं हैं ए बी सी डी, वो बाहर काट रहे, तो इस तरीके से हो जाएंगी सर्कल की 2 जीवाएं, ऐसे ले लेते हैं, चलो ठीक है मेरे भाई। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, सर्कल की 2 कॉर्ड हैं, और जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं ए बी सी डी को, तो इस सर्कल के बाहर यहां पी पे काट रही हैं,
अब यहां पे बोला है CD 11.6, वैल्यू दे रखी है। CD की लंबाई 11.6, PD की लंबाई, ये PD है 6.4, ये PB है मेरे दोस्तों 7.2। आपसे पूछा है AB का मान, AB का मान, ठीक है ना। कॉर्ड ABCD काटती है, यानी कि A से B की तरफ और C से D की तरफ आगे बढ़ा के काटना, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब ये जो दो लाइन है इन्हें बोलते हैं सीकेंट लाइन। इसमें थ्योरम होती है, सर्कल के बाहर पॉइंट P से छेदक रेखा है, तो P से B तक की दूरी, P से A तक की दूरी, यानी कि PB गुणा PA, PB गुणा PA बराबर किसके बराबर होगा बच्चों? P से D तक की दूरी, P से C तक की दूरी, इनकी गुणा, PD गुणा PC। यह सीकेंट थ्योरम। अगर जब तक आपको यह नहीं पता है तो पेपर में क्या इसको प्रूफ करते फिरोगे, याद होनी चाहिए। थ्योरम याद है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर आएगा। पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे। और आप देखो, मैं एडवांस मैथ के वही सवाल करा रहा हूं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्रिएटिव सवाल नहीं है। एनटीपीसी में क्रिएटिव सवाल नहीं आएंगे, तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूला तक याद नहीं है तो बड़ी बुरी हालत है भाई आपकी। फिर ये बुक आप ऑर्डर कर लो, पढ़ सकते हो बेटा, 30 दिन में पढ़ी जा सकती है। कॉन्सेप्ट किंग आसानी से, कम सारे फॉर्मूले तो आपको मिल जाएंगे इसमें। कंप्लीट फॉर्मूला बुक है, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट किंग मेरे भाई बाइलिंगुअल है। सर्कल हम पढ़ रहे हैं, तो सर्कल की देखो सारे डायग्राम बना बना के फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहां पे, डायग्राम बना बना के। अब यहां पे केवल आप वैल्यू रख दो मेरे भाई, आंसर आ गया है। आंसर PB 7.2 गुणा P आपको नहीं पता, PD है 6.4 और PC का मतलब P से C तक की दूरी। अब 11.6 में 6.4 जोड़ो तो 11 6 17 और 1 18, 18 आ गए मेरे भाई। डेसिमल हटाइए, 18 चौक 72 और 4 से 64 जाएगा 16 बार, तो PA की लंबाई 16 आ गई, 16। अगर P आपका 16 आ गया, P से A तक 16 आ गया, ये PB 7.2 है, तो ये कितना आएगा? 16 में से 7.2 घटाओ तो ये आ जाएगा मेरे भाई 8.8। 8.8 AB की लंबाई आ जाएगी। यही तो पूछा था सी। बोलो बोलो बोलो, नहीं कर पाए क्या? थ्योरम याद है तो सवाल घुटनों पे आ जाएगा। 5 आदमी 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी और 18 महिलाएं उसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 5 महिलाओं को काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? भाई ये एफिशिएंसी वाला सवाल है, वर्क को बराबर कर दो। मतलब मैन की एफिशिएंसी M है, वुमेन की W है। तो 5 आदमी और 18 औरत काम कितने दिन में करते हैं? 34 दिन में, इंटू 34, ये टोटल वर्क आ गया। दूसरा केस दिया, 4 आदमी 4 मैन और 18 वुमेन, 18 ही है ना वुमेन, ये काम करते 28 दिन में, ये भी टोटल वर्क आ गया। 4 मैन प्लस 18 वुमेन 28 डेज में करते हैं। दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। अब 2 से काटेंगे 34 17 बार और 2 से काटेंगे 28 14 बार, ये आगे नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करो बेटा। 17 पंजे 85 M, 14 चौका 56 M, तो 85 में से 56 घटाएंगे तो 29 M आएगा, बराबर 18 गुणा 14, 18 गुणा 14 आएगा 180 और 72, 18 W इंटू 14 W, तो 180 और 72 हो गया 252 W, और 17 8 136, तो 252 माइनस 136 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 116, 116 W। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। 29 से 116 4 बार चला गया, 29 चौका 116, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जी 4, 4/1, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब बोला है 3 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 3 पुरुष 5 महिलाएं, तो 3 पुरुषों की एक आदमी की 4 है, 3 पुरुषों की आ जाएगी 12, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, 5 वुमेन की आ जाएगी 5, तो 12 + 5 17 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कितने दिन में होगा? तो टोटल वर्क तो निकालो, आप टोटल वर्क तो निकालिए। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो। पहला केस देखो, पहला केस है 5 आदमी 8 महिलाएं काम 34 दिन में करते हैं, तो 5 आदमियों की एफिशिएंसी 5 चौक 20, 8 औरतों की, एक औरत की 1 है, 8 एकम 8, काम करते 34 दिन में, यानी कि 20 8 28 गुणा 34 टोटल वर्क आ गया। अरे भाई साहब थोड़ा तो कभी दिमाग लगाओ। यहां वैल्यू रख दो, M की जगह 4 W की जगह 5 चौक 20 8 28,
काम करते 34 दिन में, टोटल वर्क आ गया। इस काम को 3 मेल और 5 फीमेल 17 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे, बटे 17, 17 दूनी 34, 56 दिन में। तो 56 डेज में काम होगा। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आइए, द वैल्यू ऑफ दिस कॉट स्क्वायर 46 माइनस सेक स्क्वायर 44, और ये आपसे पूछा है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल, मजा आएगा। देखो एक बार बताएं, 44 का कॉम्प्लीमेंट्री 46 होता है मेरे प्यारे भाई, 44 46 90, सेक बदलता है कॉसेक में। सेक 44 जो है कॉसेक 46 के बराबर है। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर 46 माइनस कॉसेक स्क्वायर 46 आ गया माइनस का 1। अब मुझे ये निकालना है, केवल मुझे ये निकालना है भाई। हमें फॉर्मूला पता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये उल्टा है। कॉट स्क्वायर 46 माइनस कॉसेक स्क्वायर 46 माइनस 1, ये निकालिए। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एंगल का सम 90 है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, अगर a प्लस बी दो कोणों को जोड़ के 90 आ रहा है, a प्लस बी 90 है, तो हर कोई ये बात समझ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू आएगी बेटे वो 1 आएगी। अब आप ये देखो, जैसे यहां साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 89, अब 1 और 89 90 होता है तो ये 1 हो जाएगा। 89 से पहले आएगा 87, दो का गैप है, साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 87 1 हो जाएगा। यहां पे मिलके पेयर बनाएंगे ये लोग, दो का पेयर बनेगा और हर पेयर से 1 आएगा। ये कितनी संख्याएं, 1 से लेके 89 तक, 1 से लेके 90 तक 90 संख्याएं हैं। आधी 45 इवन होंगी, 45 ऑड होंगी। ये 45 संख्याएं ना, 1 3 5 से 89 तक, ये 45 नंबर्स हैं, 45 टर्म्स हैं, ये 45 टर्म्स हैं। 1 से लेकर 90 तक आधे 45 नंबर इवन, आधे 45 ऑड। तो ये वो ऑड विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 89 तक। तो 45 टर्म्स हैं, इनमें दो पेयर बनाएंगे, पहला और आखिरी मिलके पेयर बनाएंगे और हर पेयर से 1 आएगा। तो 45 टर्म्स हैं। आप एक चीज देखना, यही लॉजिक है, यहां 44 टर्म्स का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन एक नंबर बचेगा बीच में, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री रहेगा मेरे भाई कुआरा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा कि 45 के बाजू में 43, आजू में 43, बाजू में 47, 43 47 90, उनका पेयर बन जाएगा। साइन स्क्वायर 45 का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ये 44 टर्म होंगे, यहां से दो मिलके 22 पेयर बनाएंगे। 44 टर्म है, दो मिलके 22 पेयर बनाएंगे। तो यहां से 22 पेयर बनेंगे, हर पेयर से 1 आएगा तो 22। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि आएगा 22.5। 22 प्लस 1/2 22.5 आएगा। तो 22.5 माइनस 1, यानी कि सवाल का सही आंसर है पूरा 21.5। तो ये भी जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, एसएससी में तो बहुत फेमस है। सवाल नंबर 9, एक आदमी ने 5 टेबल 9 कुर्सी, बिल्कुल मैंने मॉडरेट लेवल का टेस्ट लिया, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। एक आदमी ने 5 टेबल 9 कुर्सी 15,400 में खरीदी। टेबल को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, चेयर को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। सभी टेबल और चेयर पे कुल प्रॉफिट है 2080 रुपए। 3 चेयर का सीपी क्या है? देखो यहां एलिगेशन भी लगा सकते हो, परसेंटेज ब्रेक मेथड भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो आए मेरे भाई। देखो मैं यहां पे ब्रेक मेथड बताता हूं। एक आदमी ने 5 टेबल और 9 चेयर 15,400 रुपए में खरीदी। परसेंटेज ब्रेक मेथड बता रहा हूं। 15,400 रुपए में हुआ क्या? 5 टेबल 9 चेयर, यही है ना। टेबल को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, चेयर को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना। उससे कुल प्रॉफिट जो हुआ 2080 रुपए का कुल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट हुआ 2080 रुपए का नेट। 3 चेयर का सीपी क्या है? अब एक बात बताओ, चेयर को 20% प्रॉफिट पे बेचा, क्या 20 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते आप 10% जमा 10%? 20 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 10% जमा 10%। अब आप ये देखो, टेबल पे भी 10% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे भी 10% प्रॉफिट हुआ। टेबल पे आपको 10% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे 10% प्रॉफिट हो, तो कुल प्रॉफिट भी 10% ही होना चाहिए भाई। अगर टोटल सामान 15,400 का है तो
15,400 पे भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए। 15,400 का 10% होता है 1540, तो प्रॉफिट 1540 रुपए का होना चाहिए। पर प्रॉफिट हुआ है सवाल के अनुसार 2080 का, तो कितने का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? 540 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ आपको। वाई दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होइंग? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि आपने 9 चेयर पे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 9 चेयर के सीपी का 10% 540 है। 9 चेयर के सीपी का 10%, तो 9 चेयर के सीपी का 100% कितना है? 100% 5400 रुपए, यानी कि 9 चेयर 5400 रुपए की हैं। ये आ गया। पूछा 3 चेयर, 3 चेयर आएंगी बेटा, एक चेयर 600 की, 3 चेयर 1800 की, 3 चेयर 1800 की। ये परसेंटेज ब्रेक मेथड आसान डाटा में बहुत जल्दी आंसर देता है। सवाल नंबर 10 एनटीपीसी सीबीटी सेकंड के। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज एक बस की स्पीड 45 है और इंक्लूडिंग स्टॉपेज 27 किलोमीटर पर आवर है। बताओ बस हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए, अगर बस बिना रुके चलती है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाएगी, लेकिन स्टॉपेज को भी काउंट करा जाए तो बस की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 27 ही जाती है। 45 की बजाय 1 घंटे में 27 जाते हैं। अगर स्टॉपेज भी काउंट करें तो 18 किलोमीटर कम जाती है, यानी कि बस जो है 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2/5 टाइम के लिए रुकती है। बस जितना भी ट्रेवल करेगी उसमें 2/5 टाइम के लिए रुकेगी, तो बस 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना रुकेगी? 60 से गुणा, 60 मिनट से गुणा करेंगे तो 5 से 60 12 बार 24 मिनट। बस हर घंटे में 60 मिनट में 24 मिनट रुकती है। यह आंसर है। अगला भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये सवाल आसान है। √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस है, ऐसे ब्रेक करो 30 को कि उनका डिफरेंस 1 हो। 6 पंजे 30, सब जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हमेशा आता है 6। इसकी ट्रिक है, सभी को पता है। आइए, यदि 4 थीटा एक एक्यूट एंगल है तो आपसे, और sec 2 थीटा बराबर cosec 3 थीटा -5 है, थीटा का मान बताओ। देखो मेरे भाई, अगर sec cosec b के बराबर है, अगर sec cosec b के बराबर है तो एंगल का सम 90 होगा। ये दोनों दो एंगल हैं। अगर sec बराबर cosec b, tan a बराबर cot b, sin a बराबर cos b, sin a cos b के बराबर है, tan a cot b के बराबर है, sec a cosec b के बराबर है, तो एंगल का सम जोड़ के 90 कर दीजिए। 2 और 3 5 थीटा -5 डिग्री बराबर 90, तो 90 प्लस 5 95/5 19, 19 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता मेरे भाई, सीधा है ये क्वेश्चन। सवाल है, यदि 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0, तो ये बताओ मेरे भाई। देखिए, 25x², ये 5x का होल स्क्वायर है, ये प्लस 1/16x², ये 1/4x का होल स्क्वायर है। तो आपको चाहिए 1/4x, उसी का स्क्वायर तो है। सवाल में दिया है आपको 1/4x चाहिए, तो यहां पे आप क्या करो, 4x से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा मेरे भाई। क्योंकि 20x² को आप 4x से भाग करेंगे, 20x² को 4x से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5x, ये +1 है। 20x² को 4x से भाग किया 5x, ये +1 है। 1 को 4x से भाग दिया 1/4x। अब यहां -30x है, -30x को 4x से भाग दिया, x कट जाएगा, -30/4, -30/4 जाएगा राइट साइड में 30/4, और 30/4 का मतलब 15/2, 15/2। तो ये आपको सोचना पड़ेगा सवाल की डिमांड के हिसाब से क्या करना है। जैसे यहां 1/4x चाहिए था, ये आ गया। अब जैसे आपसे सवाल में ये पूछा है 25x² प्लस 1/16x², यही पूछा है मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन में। आप बोलोगे हाँ जी सर यही पूछा है। अब हमारी बात सुनिएगा मेरे भाई, यहां इसी का स्क्वायर तो करना है। 5x का स्क्वायर 25x² प्लस 1/4x का 1/16x², पावर 1 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में। क्या फॉर्मूला है? अगर x प्लस 1/x k है तो x² प्लस 1/x² k² -2, 15/2, यानी कि 15/2 का स्क्वायर 225/4 -2, ये आएगा फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहां ये ध्यान रखिए, x में 5 से गुणा है, यहां 1/4 से गुणा है, डिफरेंट डिफरेंट है। इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई, 5 गुणा 1/4 से भी 225 -10, 215/4 आएगा। ये आंसर है।
ठीक है, 4 पंजे 20, एक बच गया, 4 तिया 12, 53 सही 3/4 आंसर है। 53 सही 3/4 ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है मेरे भाई अलजेब्रा का। आगे, एक डीलर एक वस्तु के चिन्हित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर 36% डिस्काउंट देता है और अब भी 28% लाभ कमाता है। अगर वस्तु की लागत 10% कम हो जाती है तो अब कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? अब कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे पहले की तरह परसेंटेज प्रॉफिट हो सके? पहले जितना प्रॉफिट होता था परसेंटेज में उतना ही हो सके। बहुत बढ़िया। देखो पहली लाइन, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो वहां आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 100 माइनस 36 64 अपॉन 100 प्लस 28 128। इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 1/2, 64 दूनी 128। अब बोला है लागत मूल्य 10% कम हो जाता है। देखो यहां ना कैलकुलेशन कम करना है ना, तो ये काम करो, यहां पे ना 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 100 और 200 ले लेते हैं, 100 और 200। कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस पहले 100 था तो मार्क प्राइस 200 था। अब कॉस्ट प्राइस 10% कम हो जाता है, 100 को 10% कम करोगे 90, अब कॉस्ट प्राइस 90 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए कि पहले की तरह प्रॉफिट हो? पहले कितना प्रॉफिट था? 28% का प्रॉफिट था पहले, अब भी 28% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब आपका जो नया सीपी हो गया वो 90 हो गया। एक काम करते हैं भाई, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है 200 पे, मार्क प्राइस 200 है, अब कॉस्ट प्राइस है 90 है, पहले जितना ही प्रॉफिट कमाना 28%, 90 के समान पे 28% प्रॉफिट कमाओगे, 100% पे 28% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान कितने में बेचोगे? 128% में। 128% होता है 1.28, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर किसी सामान का क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए पर 28% प्रॉफिट कमाओगे तो आप कितने बेचोगे? 128% में। और 128% को क्या लिखोगे? 128/100 1.8, यानी कि 200 के एमआरपी का सामान अब आप इतने में बेचोगे। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्तों? कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 2 से काट लीजिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा आपका 100, 2 से काटेंगे तो 0.64, ठीक है, यानी कि यह आएगा 57.6, 57.6। अगर 100 के एमआरपी का सामान 57.6 में बिकेगा तो कितना डिस्काउंट हो गया मेरे प्यारे भाई? 42.4 का हो गया। 57 और 42 99, 42.4%। 100 में जो भी आता है सीधा परसेंटेज में आता है, तो 42.4% आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, 100 में जो भी आंसर आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा, इसलिए ना मार्क प्राइस 200 था, मैंने 100 बना लिया। ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, मजा आया होगा करके। 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ए और बी पे काटते हैं। कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 है, तो सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? भाई दो सर्कल हैं, एक की रेडियस में डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। दो सर्कल है, ऐसे ऐसे मेरे प्यारे भी दो सर्कल हैं, ये ए और बी पे काटते हैं, ए और बी पे, ये ए और बी है, और इन दोनों सर्कल के सेंटर है O1 O2। ये दोनों सर्कल ए और बी पे एक दूसरे को काटते हैं, दोनों की रेडियस है 13 और 15। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा समझते हैं? तो अगर दोनों सर्कल ए और बी पे काट रहे हैं तो ये होते हैं मेरे दोस्तों उभयनिष्ठ जीवा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। ए बी है कॉमन कॉर्ड। अब इसकी लंबाई 24 दी है, सेंटर के बीच की दूरी पूछिए, सेंटर के बीच की दूरी, तो ये आपसे पूछा है मेरे भाई, ये O1 O2। एक बात दिखाई दे रही है आपको कि जैसा इस लाइन O1 O2 के ऊपर है डायग्राम में, वैसा ही नीचे? कोई भेदभाव है? जैसा सपोज यहां सी पे काट रहा है मेरे प्यारे भाई, जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे, यानी कि AC और BC बराबर होगा। अगर कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 है तो आधा आधा होगा, 12 12।
होगा कि नहीं होगा? ठीक है मेरे भाई, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। अगर ये सीधी रेखा है 180 डिग्री, सीधी रेखा 180 डिग्री है, ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर है, तो 180 डिग्री तो आधा आधा होगा, 90 90, ऊपर 90 नीचे 90, ये भी 90 मेरे प्यार भी, तो 90 90 डिग्री के कोण होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम कॉमन कॉर्ड खींचते हैं तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन आधा आधा करती है, एंगल भी 90 90 होगा। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई ये ध्यान से देखिएगा कि एक सर्कल की रेडियस 13 है, ये होते रेडियस, दूसरे की 15 है। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, सेंटर है ये यहां परी तक की दूरी 13 है और दूसरे की 15 है, 15 रेडियस। ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक की दूरी है, दूसरे की रेडियस हो जाएगी। और आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, 90 के सामने 13 12 तो 5 आ जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट। ये देखो 90 डिग्री के सामने 15 12 तो 9 आ जाएगा, 9 12 15 का ट्रिपलेट, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, तो सेंटर के बीच की दूरी है 5 और ये 9, 5 और 9 14 सेंटीमीटर आ गया, 14। हालांकि दिमाग में हो सकता है कभी भी आए, 13 15 कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 दे, 24 का आधा करो 12, 13 12 का ट्रिपलेट 5, 15 12 का ट्रिपलेट 9, 5 और 9 14 आंसर है। पेपर में आएगा तो हम ऐसे करेंगे मेरे भाई, खेल खत्म। 16वां सवाल, क्लास 8 के 20 स्टूडेंट है, इनकी एवरेज हाइट है 152 सेंटीमीटर। क्लास 9 के 15 स्टूडेंट है, इनकी एवरेज हाइट है 168 सेंटीमीटर। दोनों क्लास के स्टूडेंट की एवरेज हाइट अप्रोक्स कितनी है? तो भाई हमारे पास दो क्लास है, क्लास 8 और क्लास 9, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लो ना मेरे भाई। एवरेज हाइट कैसे निकाली जाती है? सभी स्टूडेंट की टोटल हाइट बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्ट नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। क्लास 8 में 20 बच्चे, क्लास 9 में 15 बच्चे, रेशियो कितना है? 5 चौक 20, 5 तिया 15 दोनों क्लास में। ठीक है, अगर एवरेज हाइट की बात करें तो क्लास 8 के बच्चों की एवरेज हाइट है 152 सेंटीमीटर, क्लास 9 की है 168, 168। तो 168 को आप ऐसे लिख सकते हो 152 प्लस 16, 152 प्लस 16 सेंटीमीटर लिख सकते हो। आपसे पूछा दोनों क्लास की मिलाकर, क्लास 8 प्लस क्लास 9 की मिलाकर दोनों कक्षाओं के छात्र की औसत ऊंचाई कितनी? जहां बीच में प्लस आता है वहां हम डेविएशन लगाते हैं। क्लास 8 की एवरेज हाइट 152 है और क्लास 9 की 168, 168 को 152 प्लस 16 लिख लिया। दोनों क्लास की मिलाकर पूछी है भाई, इस क्लास की 152 है, 8वीं की, क्लास 9 की भी 152 है, तो दोनों की हाइट 152 तो है ही, लेकिन क्लास 9 के इन तीन बच्चों की हाइट 16 एक्स्ट्रा है, 16 थी 48 एक्स्ट्रा है। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितने हैं बच्चे? 4 3 7, टोटल बच्चे 7 है, बटे 7 ही आएगा, बटे 7। ये दोनों क्लास 8 और 9 की मिलाकर एवरेज हाइट आ जाएगी। अप्रोक्स में पूछा निकटतम, तो ये 7 46 7 7 49, अप्रोक्स 7 बार जाएगा तो 152 प्लस 7 159 के करीब आएगा, अप्रोक्स 159। आगे सवाल नंबर 17, दिल्ली पुलिस एसआई का सवाल है, s माइनस 1 बटे s माइनस 8 20 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, s माइनस 8 का क्यूब माइनस 1 बटे s माइनस 8 का क्यूब। सवाल में हमको दिया क्या है? सवाल में दिया s माइनस 1 बटे s माइनस 8 बराबर 20। अब यहां नीचे 1 बटे s माइनस 8 है, s माइनस 8, तो यहां भी दोनों तरफ से 8 घटा लो, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 8 8 घटा लो, तो 20 माइनस 8 आ जाएगा 12। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना, x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 12, x माइनस 1 बटे एक्स 12। पूछा एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, भाई साहब घबराने की जरूरत क्या, बस x की जगह s माइनस 8 ही तो आ गया। अगर x माइनस 1 बटे एक्स के है, फॉर्मूला लिख दें, अगर x माइनस 1 बटे एक्स के है तो x क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का फॉर्मूला है k क्यूब प्लस 3 के, ये फॉर्मूला है। तो k की जगह 12 रखो, 12 का क्यूब 1728 प्लस 12 तिया 36, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 1764 इस सवाल का आंसर हो गया, बी ऑप्शन। फॉर्मूला याद है तो सवाल जेब में आपकी। आगे चलिए, ये सवाल सीजीएल का डाला है हमने, इलेक्शन का। एक चुनाव में दो लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, एक चुनाव में दो कैंडिडेट ने लड़ा चुनाव, 80% लोगों ने वोट डाले, 5% वोट इसमें से खराब है, इनवैलिड है। जीतने वाले को 70% वैलिड वोट मिले, जीतने वाले को कितने वैलिड वोट मिले? 70%।
और 36,480 वोटों से जीत गया। तो पूछा वोटर्स की कुल संख्या बताओ। ये वो सवाल है इलेक्शन का जो वर्ल्ड फेमस है और एक लाइन में होगा। मान लीजिए कि कुल वोटर एन है, एन निकालना है। अब देखो एन में से 80% लोगों ने वोट डाले, 100% का 80% लोगों ने वोट डाले, 80% कितना होता है 4/5। इतने लोगों ने वोट डाले हैं, ये डाले गए वोट हैं। अब जितने वोट डाले उसमें से 5% खराब है, 5% मतलब 1/20 इनवैलिड है। अगर 1/20 इनवैलिड है तो बाकी का 1/20 घटाइए 19/20, 19/20 ये आपके वैलिड वोट है। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने वैलिड वोट लिखा हुआ है। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला, जीतने वाले को, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिला होगा। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता 40%, 70 - 30 40। तो जीतने वाला वैलिड वोट के, जीतने वाला जो कैंडिडेट है वैलिड वोट के 40% के डिफरेंस से जीता। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहां पर 2/5। तो वैलिड वोट के 40% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट का 70% जीतने वाले को मिला, वैलिड वोट का 30% हारने वाले को मिला। तो वैलिड वोट के 40% 2/5 के डिफरेंस से जीत गया। जबकि जीता कितने से है, ये 36,480 वोटों से जीता है। तो बस कर दो बराबर। यही करना होता है ऐसे सवालों में, और कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 19 से काट लेते हैं मेरे भाई। अभी 19 से, 4 दूनी 8 से, 8 से भी काट सकते हैं, 8 से काटिए। 8 चौक 8, 8 चौक 32, 4 4 8 पंजे 40, 4 8 6 48, 4 5 6 0 19 से। 19 दूनी 38, 7 दूनी चौक 76, 240। तो आ जाएगा मेरे भाई 20 पंजे 100, 100 पंजे 500 गुणा 240 आ गया। तो 24 पंजे 120, 120 यानी कि 1,20,000 हो गया भाई, 1,20,000 वोटर से। 18वां सवाल था, आ गए। जीडी कांस्टेबल का सवाल है, 3 संख्याएं आपको दी हैं, इनका एचसीएफ में से एक्स है मेरे भाई, एक्स का मान बताना है। देखो भाई एचसीएफ निकालना आता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे। अगर 3 संख्याएं दी है ना एचसीएफ निकालने के लिए, 2 ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनके बीच में डिफरेंस सबसे कम है। इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, इनके बीच का डिफरेंस आएगा 767 और 1003 में मेरे प्यारे भाई। ये आ जाएगा 6, 9 में से 6 3, सॉरी हाँ 6, 9 में से 6 3, और आपका मेरे भाई 9 में 236। डिफरेंस इनका 236 आएगा। यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि एचसीएफ या तो 236 होगा या 236 का कोई फैक्टर। अब 236 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है। 236 किससे कटता है मेरे प्यारे भाई, 4 से। अगर मैं इसमें से 4 हटा लूं तो 236 का एक फैक्टर है 4 पंजे 20, तो 4 नाम 36 59। 236 का एक फैक्टर 59 है, 59। क्या 59 एचसीएफ है? 59 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? 59 एकम 59 बचेगा मेरे दोस्तों 17। 59 3 जा 177 कर रहा है, 59 इसको डिवाइड कर रहा है, 59 1 जा बचेगा 41, 413। 413 डिवाइड करेगा मेरे प्यारे भाई 7 बार, बिल्कुल कर रहा है। 59 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी इसको भी करेगा जब सबको कर रहा है, यानी कि 59 ही एचसीएफ है। तो एचसीएफ का मान किसके बीच में, 55 और 60 के बीच में है। ये बी ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल है। तो हमेशा ऐसी 2 संख्याओं का डिफरेंस लो जो सबसे नजदीक हैं। एचसीएफ या तो 236 होगा, 236 नहीं हो सकता क्योंकि 236 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो 236 का फैक्टर है 59। 236 होता है 59 गुणा 4, 4 तो आ ही नहीं सकता एचसीएफ में क्योंकि 4 इवन नंबर है। 59 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, यही एचसीएफ आएगा। 150 मीटर 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर रेखाओं पर चलती हैं, ठीक है। जब वो एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड लगते हैं। दोनों ट्रेन की स्पीड मेरे भाई, मान लिया दोनों ट्रेन की स्पीड S1 S2 है। जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 - S2। एक डायरेक्शन में दौड़ती हैं तो रिलेटिव स्पीड, देखो चाहे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में दौड़े हैं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, डिस्टेंस तो सेम ही जाना है मेरे प्यारे भाई। L1 + L2 दोनों की लंबाई का सम।
150 मीटर प्लस 250 मीटर, 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है सेम डायरेक्शन में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो ये S1 में माइनस S2 आ गया 400/20 यानी कि 20, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया। जब वे विपरीत दिशा में दौड़ते तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2। तो दोनों ट्रेन डिस्टेंस कितनी जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम 150 प्लस 250 400, और टाइम कितना लगता है पार्क करने में? 5 सेकंड। तो 400/5 आएगा जी 80। ये आपका 80 आ गया। यहां से S1 का मान क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा करो, 80 और 20, 100 का आधा 50। S2 का मान घटा के आधा करो, 80 माइनस 20 60 का आधा 30 से 30 आ गया। लेकिन ये आंसर आया है मीटर पर सेकंड में। ये ध्यान रखिएगा कि यहां डिस्टेंस है मीटर में, टाइम है सेकंड में, ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। अब 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा है, 30 है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा आएगा। यानी कि ये दोनों ट्रेन की स्पीड आएंगी मेरे भाई। 5 से 50 10 बार, ये 180, 5 से 30 6 बार 108। तो 180 और 108 किलोमीटर पर आवर दोनों ट्रेन की स्पीड है। सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ठीक है बच्चे, आगे चले। सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 1:5 है, बी में 2:7 है। दोनों सॉल्यूशन की समान मात्रा मिला दी जाए तो नए घोल में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, जिनमें पहले वाले सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 1:5 है और दूसरे वाले में विलियन बी में एसिड वाटर का रेशियो 2:7 है। मजे की बात यह कि बोला है दोनों सॉल्यूशन को समान मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ दी सॉल्यूशन आर मिक्स, दोनों की बराबर क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है। तो जो नया घोल बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या आएगा? इक्वल क्वांटिटी मिक्स करनी है। यहां देखो, यहां कितनी क्वांटिटी एसिड प्लस वाटर? 1:5 6। यहां कितना है? 2:7 9। तो कहीं से इक्वल नहीं है। 6 और 9 को बराबर बनाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। 18 18, 6 9 का एलसीएम 18। 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करो, 9 को यहां 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करो। अब इक्वल क्वांटिटी होगी, दोनों को मिक्स कर दो। एसिड में एसिड, वाटर में वाटर। यहां कितना एसिड है? 1 3 3। यहां कितना है? 2 दूनी 4, 3 4 7 आ गया मेरे भाई। वाटर कितना आएगा? 5 3 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 29। तो 7:29 आ गया। ऑप्शन नंबर सी नए सॉल्यूशन में। बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बार बार आने वाला सवाल है। A straight vertical pole was broken during a cyclone in such a way that its top touched the ground at a distance of 6√3 meter from the bottom of pole and made an angle of 30 degree with the horizontal. What was the height of pole? देखो ये बढ़िया सवाल है। ऐसे मान के चलिए मेरे प्यारे भाई कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। अब ऐसे ना एक खंबा था, एक खंबा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई साइक्लोन तूफान आया, अब ये खंबा जो है यहां टूट गया तो ये इसका ऐसे जमीन पे आके लग जाएगा, जमीन पे। मान लीजिए यहां ऐसे टूट गया, ये यहां से तो ऐसे जमीन पे आके लग जाएगा। यहां बीच से टूट गया यहां से। इसका ये जो टॉप है मेरे प्यारे भी, इसका ये जो टॉप है यहां आके मेरे दोस्तों जमीन पे ऐसे लग जाएगा। यानी कि ऊपर वाले हिस्से की ये जो लंबाई है यही तो साइक्लोन की वजह से टूट के ऐसे जमीन पे लग गया खटाक, ठीक है ना। अब उसका जो टॉप है निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। इसका जो टॉप यहां जमीन पे छू रहा है पोल के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से, ये सीधी रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती है इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा पोल की हाइट कितनी है? अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 30 60 90 में तो आप उस्ताद हो, नहीं बता तो मैं बता देता हूं कि अगर भाई कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, 90 के सामने 2 यूनिट होता है। अब यहां 60 डिग्री के सामने 6√3 है, 30 के सामने 6 होगा, 90 के सामने 6 का डबल 12 होगा। अगर 30 के सामने x है तो 60 के सामने √3x, 90 के सामने 2x, ये आ गया। अगर ये 12 है तो ये भी 12 आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक की लेंथ। तो पूरे पोल की हाइट आएगी जी 12 6 18। 18 आंसर है, पहला ऑप्शन।
बढ़िया सवाल है, ये मुश्किल सवाल नहीं है मेरे भाई। आगे चलिए। देयर आर फिक्स नंबर ऑफ बेंचेस इन ए क्लासरूम। अच्छा, बेंच वाला सवाल आ गया, चलो बढ़िया लगेगा करने में। एक क्लासरूम में फिक्स बेंच है, अगर 6 स्टूडेंट एक बेंच पर बैठते हैं तो पूरी क्लास के बैठने के उचित व्यवस्था के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हर बेंच पर 6 बच्चे बिठा दिए तो हमें एक बेंच और चाहिए, तब जाके बच्चे पूरे बैठ पाएंगे, है ना। देन देर इज नीड ऑफ वन मोर बेंच ऑफ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ होल क्लास, ठीक है। बट इफ 7 स्टूडेंट सिट ऑन बेंच, अगर एक बेंच पे 7 बच्चे बैठते हैं, देन आफ्टर प्रॉपर सिटिंग के बाद देर इज सीट फॉर 5 स्टूडेंट, देर इज सीट फॉर 5 स्टूडेंट। अगर हर बेंच पर 7 बच्चे बिठा दिए जाएं तो अभी भी 5 स्टूडेंट की सीट खाली रह जाती है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? बहुत बढ़िया। ये बेंच स्टूडेंट वाला बहुत पॉपुलर सवाल है, हमेशा बेंच निकालो। मान लीजिए कि क्लास में एक्स बेंच है, अब एक्स बेंच है, स्टूडेंट भी क्लास में फिक्स हैं, बस हम बेंच पे स्टूडेंट्स को बिठाने का तरीका बदल सकते हैं। मान लिया क्लास में एक्स जो है बेंच है, अगर हर बेंच पर 6 बच्चे बिठाएंगे तो हमें एक बेंच और चाहिए। यानी कि एक्स बेंच से काम नहीं चलेगा, एक बेंच और चाहिए, एक्स प्लस 1 बेंच हमको चाहिए। अगर हर बेंच पर 6 बच्चे बैठते हैं, यानी कि ये स्टूडेंट होंगे, एक्स प्लस 1 बेंच पे 6 बच्चे बैठ पाएंगे। दूसरा केस, अगर हर बेंच पर 7 बच्चे बैठते हैं, एक्स बेंच है, हर बेंच पर 7 स्टूडेंट बिठा दिए, 7x, तो अब भी 5 सीट खाली रह गई, यानी कि -5 स्टूडेंट्स की सीट खाली रहेगी। तो ये भी स्टूडेंट की संख्या, ये भी स्टूडेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर कर दो, ऐसे बेंच पता लग जाएगा। 7x और 6x का डिफरेंस x, 6 कम 6 -5 इधर आएगा 11, यानी कि क्लास में 11 बेंचेस हैं। तो 11 चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख दो, आ जाएगा। यहां रख लेते हैं, 11 1 12 गुणा 6 72, यहां भी रखेंगे मेरे दोस्तों, 11 7 77 -5 72, 72 स्टूडेंट्स आ गए। ये ज्यादा आसान तरीका है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी सीधे स्टूडेंट मत निकालो, पहले बेंच की संख्या निकालो कि क्लास में बेंच कितनी है, ठीक है भाई। आगे, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 576 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 50 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है। बहुत बढ़िया। देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है और यही पूछा है 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं। और फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूला नहीं याद मैं बता रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है इसके स्क्वायर की टर्म में क्या? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। दिस इज माई फॉर्मूला। यहां केवल आपको वैल्यू रखनी है। अगर आप यहां वैल्यू रखते हो तो सवाल में आपको यह दिया हुआ है, क्या दिया हो बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 576 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको दिया 50, तो 50 दूनी 100, 576 में 100 जोड़ेंगे 676, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 676 है। अब अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी 676 का अंडर रूट 26 आएगा, प्लस माइनस 2 आंसर आएंगे। लेकिन आप प्लस नहीं ले सकते क्योंकि सवाल में कंडीशन ऐसी लगा दी कि ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 से छोटा है तो आप यहां पे केवल निगेटिव वैल्यू लेंगे मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे केवल ये निगेटिव वैल्यू ही लेंगे बच्चों, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो ये -26 ही इसका आंसर बनेगा। बढ़िया सवाल है बच्चों ये तो, ठीक है। आरंभ बैच के रजिस्ट्रेशन अभी एप्लीकेशन पे चालू हैं, तो जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं घर बैठे बैठे, भाई तैयारी करने के बहुत सारे तरीके हैं। सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से करो, लेकिन अगर आप पढ़ाई में बहुत वीक हैं, प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है और आपको एक मतलब समय में, जल्दी समय में आपको सिलेबस पूरा करना है, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है मेरे भाई, सीक्वेंस में पढ़ना है, टाइप वाइज टाइप पढ़ना है, तो ये हमारा आरंभ बैच है, ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों ही सब्जेक्ट की क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर मात्र 1599 में मिल जाएंगी, 1599 में।
कैनुअल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये जो बैच है सारी की सारी क्लास लाइव है और 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। 2 साल तक आपके पास क्लास रहेंगी। आप आज बैच लेते हो, 2 साल तक आपके पास रहेंगी क्लास, जब चाहे आप ओपन कर सकते हो। लाइव क्लास होंगी, लाइव क्लास के बाद जो रिकॉर्डेड है वो भी मेरे भाई अवेलेबल रहेगी। और हर बैच की मेरे प्यारे भाई, हर टॉपिक की आपको शीट दी जाएगी। शीट भी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में और इंग्लिश में। जैसा यहां तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे करके। कमजोर से कमजोर बच्चा जिसको गणित के बारे में बस इतना ज्ञान है कि पहाड़े क्या होते हैं, जोड़ना घटाना उसको आता है, थोड़ा बहुत पक्षांतर आता है, मेरे प्यारे भी अगर इतनी लिटिल नॉलेज है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, मैं उसको गणित सिखा के रहूँगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, फॉर्मूला बता सकता हूँ, सवाल सिखा सकता हूँ, लेकिन घर जाकर रिवीजन आपको करना है। नोट से जो है नोट्स आपको खुद बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स अपने। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है PYQ की। लेकिन मैं आपको कंटेंट अरेंज करके दूंगा बहुत बढ़िया। उसके लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या होता है बेटा 1599 में? कुछ नहीं। आप ये बैच ज्वाइन करोगे, आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। एप्लीकेशन पे मिल जाएगा अभी। ये बताइए, सवाल है 25, कौन करेगा? 10.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले ट्रायंगुलर पार्क को लेवलिंग करने की कॉस्ट क्या है? देखो मेरे भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड दी हैं, 60, 112, 164। इसको समतल करना है ना, एक पार्क है, इसमें ट्रैक्टर चलवा के समतल करना है। 1 वर्ग मीटर का खर्च आ रहा है 10.5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा भाई? आप क्या करोगे, आप पहले इस पार्क का एरिया निकालोगे। एरिया निकालने के बाद 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे। 10.5 में 7 आता है, तो 7 से कटने वाला नंबर आएगा आंसर। 7 से मेरे प्यारे भाई ये नंबर नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा 7 से भाई। और 160 और 20 ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा मेरे भाई। तो मैं ऑप्शन से तो नहीं कर पाऊंगा सवाल, तो मुझे यहां पर बेसिक से करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना कोई आसान काम नहीं है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी वाली वैल्यू है। जब भी ऐसा कुछ है आपने इनका रेशियो ले लिया करो। 60, 112, 164 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से 60 15 बार चला जाएगा, 112 28 बार चला जाएगा, 164 41 बार चला जाएगा, 41। ये है 15 28 41। इस ट्रायंगल का एरिया तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा? हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सेमी पेरीमीटर 5 8 13 तो 4 हासिल 1 2 2 4 4 8 84, 84 बटे 2 42। सेमी पेरीमीटर आ गया 42। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, √s 42, 42 माइनस 15 27, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 41 1। अब देखिए ये एरिया आ जाएगा 42, सॉरी ये 42 है 14। देखो क्या कर सकते हो आप, ये 42 है ना, 42 को आप लिख सकते हैं 14 तिया 42, या फिर ऐसे कर लो मेरे प्यारे भाई, ये 27 गुणा है, 27 गुणा 14, 27 को लिख लो आप 9 तिया 27, 27 को आप 9 3 नाम 27 लिख लो, 3 नाम 27 और गुणा 14, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ सर ये 14 तिया 42 हो गया। तो आप ये देखो 14 तिया 42 गुणा 42, 42 गुणा 42 का अंडर रूट 42 आ गया और 9 का अंडर रूट आ गया 3, तो 42 तिया 126 आ गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 126 मीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, आप निकाल सकते हैं खुद लगा के हीरोन्स फॉर्मूला 15 28 41। लेकिन बच्चों हमें इस ट्राइंगल का एरिया थोड़ा निकालना था, हमें निकालना था इसका जिसकी भुजाएं 60 112 164 है। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यानी कि इसकी साइड को 4 गुना करना है। अगर इसकी साइड को 4 गुना करोगे तो एरिया 4 गुना नहीं होगा, एरिया होगा 16 गुना।
बेटा अगर हर भुजा, क्योंकि भुजा नापते सेंटीमीटर, मीटर में नापी जाती है भुजा, एरिया नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। अगर हर भुजा 4 गुना करोगे तो एरिया 16 गुना होगा। ये ट्राइंगल का एरिया आएगा 126 गुणा 16 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये ट्राइंगल का एरिया आया है। अब इसको लेवलिंग करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10.5 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा कितना आएगा? 10.5 से गुणा, 10.5 से गुणा 16 दुसाम 160 और आधा, 160 और हाफ 168 आ गया। 16 की 10.5 में गुणा, उसके बाद 6 48, 8 एंड में 8 आएगा मेरे भाई। का एक अंक, पहला ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल मेरे प्यारे भाई, गजब क्वेश्चन। आइए 26वां सवाल। देव, सुरेंद्र और सूरज को 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में पैसा बांटने वाले थे, लेकिन इसके बजाय 3, 4, 5 के रेशियो में बांटा। अगर इस प्रक्रिया में सूरज को 4550 रुपए मिलते हैं, सूरज को 4550 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अगर इस प्रक्रिया में सूरज को 4550 रुपए मोर लगा हुआ है ना, ज्यादा मिलते हैं, तो कुल राशि पता है, फंड टोटल अमाउंट। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, देव, सुरेंद्र और सूरज भाई इनके बीच पैसा बांटा जाना था 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में। 3, 4, 5 का एलसीएम होता है 60। पूरे को 60 से गुणा कर दो, तो 3, 60, 20 बार, 15, 12, 20, 15, 12 के रेशियो में पैसा बांटना था। इस रेशियो में पैसा बांटना था देव, सुरेंद्र और सूरज के बीच। लेकिन अब हमने इनके बीच पैसा बांटा किस रेशियो में? 3, 4, 5 के रेशियो में पैसा बांटा। लेकिन ऐसा करने से सूरज को 4550 रुपए ज्यादा मिलते पहले की तुलना में। बताओ अमाउंट क्या है? देखो मेरे भाई, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट को 3 लोगों के बीच इस रेशियो में बांटना था। लेकिन अब हमने इस रेशियो में ना बांट के 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में ना बांट के 3, 4, 5 के रेशियो में बांटा, तो सेम ही तो अमाउंट बांटा है, बस बांटने का तरीका अलग है। तो टोटल सेम होना चाहिए। पर यहां टोटल अमाउंट कितना है? 15, 12, 27 और 20, 47 बच्चों। यहां टोटल अमाउंट कितना है? 3, 4, 7, 5, 12। अब ये तो गलत बात है भाई, यहां 47 है, यहां 12 है, गलत बात है। टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए। 47 और 12 को इक्वल करना पड़ेगा, 47 गुणा 12 सेम बनाना पड़ेगा। अब यहां 47 गुणा, क्योंकि 47 12 को सेम बनाने के लिए यहां 12 से गुणा करेंगे, 47 गुणा 12। यहां 12 में किससे? 47 से गुणा करेंगे। अब आप देखो, ये भी 47 गुणा 12 हो गया, ये भी 12 गुणा 47 हो गया। तो हमने सेम बना लिया, दोनों को, टोटल को सेम बना दिया मेरे प्यार भी, क्योंकि बांटने का तरीका अलग है, अमाउंट तो सेम ही है। इस हिसाब से मेरे भाई सूरज को कितना मिलने वाला था? पहले 12 गुणा 12, 144 मिलने वाला था सूरज को। लेकिन अब सूरज को कितना मिला? 47 पंजे 235 मिला। अब सूरज को 235 मिला, तो सूरज को पहले से कितना ज्यादा मिल गया मेरे प्यारे भाई? 91 यूनिट ज्यादा मिला। सवाल के अनुसार अब सूरज को 4550 रुपए ज्यादा मिलते, 4550 रुपीज ज्यादा मिलते। कितने गुना मेरे भाई? 50 गुना, 50 टाइम्स। तो 91 की वैल्यू 50 गुना है, तो अमाउंट भी मेरे प्यार भी, टोटल अमाउंट भी आपका 50 गुना होना चाहिए। यानी कि 47 गुणा 12 गुणा 50, 600 रुपए। तो एंड में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो के बाद 6 सत्ते 42, 2 जीरो के बाद 2 आएगा, करना ही पड़ेगा मेरे। 240 और 28, नहीं 240 और 42, 282, 28, 200। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये एसएससी में भी आया है, करेंगे। सवाल है x बराबर 4 साइन ए प्लस 4 कॉस ए प्लस 5 साइन ए, y बराबर 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कभी भी ऐसा है सवाल, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा पलट गया मेरे प्यारे भाई। तो आप जब इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये सिंपल 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 41 इसका आंसर होगा। ठीक है ना? 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया, 5 साइन स्क्वायर प्लस 5 कॉस स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया। यहाँ
2ab है ना, 2 गुणा 4 गुणा 5 कौसे साइन है, यहां 2 गुणा 4 गुणा 5 माइनस कौसे साइन है, कट जाएगा मेरे भाई, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगा 41। ठीक है, दो इक्वेशन है आपके सामने, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का सवाल है, ये पॉइंट पी पर काटते हैं मेरे भाई, ये दो इक्वेशन है पॉइंट पी पर काटते हैं, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा का मान पूछा है, यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पता लगाना पड़ेगा ये दोनों लाइन किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि बेसिकली सॉल्व करना है, यहां पे कुछ नहीं करना। अब जैसे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4, यही है। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, 5 उधर जाएगा माइनस का 5, इन दोनों को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम यह है कि यहां 3y है, यहां y है, तो यहां मेरे भाई 3 से गुणा कर देते हैं हम लोग, 3 से गुणा कर देते हैं। अब आप देखो ना मेरे प्यारे भाई, ओके 3y और ये माइनस का 3y, y को सेम बना लिया, जोड़ लो। अगर मैं जोड़ूंगा 3y और ये माइनस का 3y कट जाएगा, ये 3 तिया 9x, 9x प्लस 2x 11x बराबर 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, तो 11 से माइनस 11 माइनस 1 बार कट गया, x का मान माइनस 1 आ गया भाई, x का मान माइनस 1 आ गया। ये वैल्यू चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, यहां रख लेते हैं x का मान माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 3y बराबर 4, तो माइनस 2 उधर जाएगा, 3y बराबर 6, तो y का मान 2 आ गया। यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है -1 और 2 है, ये लाइन एक दूसरे को -1, 2 पर काटती हैं ये लाइन। समझ में आई बात? यानी कि अल्फा का मान -1 है और बीटा का 2 है, ये रख दीजिए, 3 अल्फा आ गया माइनस का 3, बीटा 2 आ गया, 2 चौक 8, तो -3 और -8 आएगा जी माइनस का 11, -11 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, एकदम आसान सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे भाई। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो आपको 3:2 दिया, लंबाई चौड़ाई का, मैदान का एरिया 3456 है, तो आपसे पूछा है इसके चारों ओर फेंसिंग करने की लागत क्या होगी, तो खेत की बाड़ लगाने की लागत क्या है, देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 3.5 रुपए पर मीटर, तो खेत की बाड़ लगाने की लागत 3.5 रुपए पर मीटर की दर से आपसे पूछा है, दर से क्या है। देखो जैसे मेरे भाई ये आयत है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2, यानी कि लंबाई अगर 3x है चौड़ाई 2x है, तो पहले लंबाई चौड़ाई पता करो मेरे भाई, एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 3x गुणा 2x 6x स्क्वायर होगा एरिया। अब यहां एरिया जो दिया है वो 3456 दिया है, तो x तो आ ही गया, x आ गया, 6 पंजे 30, 4 5 6 7 42 और 6 चिंग 36, तो ये आ गया भाई 24 x का मान। अब आप अगर इस आयत का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर समझते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, क्योंकि अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये 2x होगा, तो पेरीमीटर आएगा मेरे प्यारे भी लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना, 3x 6x और 4x 10x हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 6x और 4 10x आपका परिमाप आ गया, x का मान 24 है, यानी कि 240 मीटर, x की 24 रखेंगे, 240 मीटर परिमाप आ गया। अब इसकी फेंसिंग करनी, फेंसिंग करने का मतलब इसके चारों ओर कांटे की तार लगवानी है हमें, इसके चारों ओर हमें कांटेदार तार लगवानी है। बताओ कितना खर्चा आएगा, अगर 1 मीटर पे खर्चा आता है 3.5 रुपए पर मीटर, मीटर है लंबाई, 1 मीटर लंबाई पे खर्चा 3.5 रुपए आता है, तो 240 मीटर पे कितना खर्चा आएगा, 3.5 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। ठीक है ना, 7/2 हो जाएगा 840 रुपए, तो 840 रुपए इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल है पर इंपॉर्टेंट है। आगे हम आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, सवाल नंबर 30। देखते देखते 7वां मॉक टेस्ट भी हो गया आज। क्या बोला गया है, 2016 के स्टार्टिंग के 6 महीने में 4 डीलर हैं ABCD द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या बताई गई है। ये जनवरी से जून तक महीने हैं, ये 4 डीलर हैं, उन्होंने कितने कितने कंप्यूटर बेचे हैं हर महीने ये बताया है। तो डीलर ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, डीलर डी द्वारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए इन
फरवरी, अप्रैल एंड मई टू द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर डी इन मार्च, मई एंड जून। यहां पे मेरे पे हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में कर लेते हैं। कंप्यूटर जो बेचे हैं डीलर ए ने फरवरी, अप्रैल और मई में, इसका रेशो किसके साथ बताना है? जो डीलर डी ने कंप्यूटर बेचे हैं मार्च, मई और जून में, इसके साथ रेशो बताना है। तो डीलर ए ने फरवरी, अप्रैल, मई में कितने बेचे? ये रहा फरवरी, ये रहा अप्रैल, ये रहा मई है भाई। ये मेरे प्यारे भाई 100 300 होता है, ये 2 कम है, ये 6 कम है, 8 कम हो गया, ये 8 मेरे दोस्तों ज्यादा हो गया, तो 300 ही आएगा जोड़ के 300। और डीलर डी ने मार्च, मई और जून, ये हो गया डीलर डी। तो मार्च का महीना, मई का महीना, जून का महीना, कितना गया? 89 और 91 180 और 90 270। इसने 270 बेचे, इनका रेशियो पूछा है। तो भाई ये तो 30 से चला जाएगा ना, 10 बार ये 30 से जाएगा आपका, 9 बार 10 रेशियो 9, 30 दुसाम और 30 निम्मा। आ गया मेरे भाई, क्लियर है? ये सवाल बहुत आसान है, आपके पेपर में एक आध सवाल डीआई का आएगा और हल का आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट आज का होता है दी एंड। बताओ भाई कैसा लगा? बढ़िया मॉक टेस्ट था मेरे भाई आज का, अच्छे अच्छे सवाल डाले और सारे सवाल हटके हैं एक दूसरे से, कुछ ना कुछ आपने जरूर नया सीखा होगा। तो मेरे भाई अगर आपको आज का मॉक टेस्ट समझ आया, पसंद आया, तो इसको लाइक करना। 3 मॉक टेस्ट आपके और बच्चे हैं इस सीरीज में, वो भी हम कराएंगे, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, बाय।